शुष्क भूमि कृषि। आ गए सब लोग ऑनलाइन? ठीक है, चलिए अगला टॉपिक अपना जो है ये टॉपिक है, इसके बाद अपना फिर क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शुष्क भूमि कृषि से क्या तात्पर्य है? भाई आवाज़ मत करो बीच बीच में। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है शुष्क भूमि कृषि, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। जैसे नाम से स्पष्ट है, ड्राई लैंड मतलब शुष्क, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पानी की कमी पाई जाती है या सूखाग्रस्त क्षेत्र पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में जो खेती की जाती है वो कहलाती है शुष्क कृषि या फिर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा आधारित कृषि की जाती हो, जो कि मुख्य रूप से डेजर्ट एरिया, राजस्थान में कौन से आते हैं ऐसे एरिया जहाँ पर शुष्क क्षेत्र पाए जाते हो, पानी की कमी पाई जाती हो, उन क्षेत्रों में जो खेती अपनाई जाती है उसको कहते हैं शुष्क खेती। ठीक है, शुष्क खेती में दो तरह की समस्या आती है, एक तो सूखा की और एक अति सूखा की समस्या है। तो सूखा क्या होता है? ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा 70% से कम होती है, उन क्षेत्रों में क्या कहा जाता है, या उन क्षेत्रों को सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है। और अति सूखाग्रस्त क्षेत्र किसको कहेंगे? ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा 50% से कम होती है, उन क्षेत्रों को अति सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है। तो सबसे पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए, शुष्क भूमि कृषि किसे कहेंगे? शुष्क भूमि कृषि उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहाँ पर पानी की समस्या होती है या सूखाग्रस्त क्षेत्र पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है। तो लिखिए, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर, परिभाषा लिख लीजिए, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पानी की समस्या पाई जाती है या सूखाग्रस्त क्षेत्रों में या सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती कृषि शुष्क भूमि कृषि कहलाती है। क्या कहलाती है? भूमि कृषि कहलाती है। कृषि के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कृषि से संबंधित सभी व्यवसाय, जैसे कृषि के साथ साथ पशुपालन या फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना, फसल उत्पादन के साथ साथ मछली पालन करना, मुर्गी पालन करना, ये सब किस में किए जाते हैं? सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अपनाए जाते हैं फसल उत्पादन के साथ साथ। ठीक है, अब आती है समस्या, इन क्षेत्रों में कौन सी समस्याएं आती हैं? दो प्रकार की समस्याएं आती है, एक तो सूखे की और एक अति सूखे की, अत्यधिक सूखे की। एक तो होता है सूखा, भाई जब बरसात नहीं होगी तो क्या पड़ेगा? सूखा ही पड़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं? सूखा या ड्रॉट, ड्रॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछा जाता है, इसका क्या मतलब होता है देखिए समझते हैं। जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र जो होते हैं, उन क्षेत्रों में अगर जिनकी सामान्य जो वार्षिक वर्षा है, उस वार्षिक वर्षा में 70% की कमी हो जाती है, तो उन क्षेत्रों को बोला जाता है ड्रॉट एरिया या सूखाग्रस्त क्षेत्र। और उन क्षेत्रों में जो खेती की जाती है वो सूखा या शुष्क भूमि कृषि कहलाती है। तो सूखा कैसे कहेंगे? ऐसे क्षेत्र जहाँ
वार्षिक वर्षा में 70% की कमी हो जाती है। कितनी कमी हो जाती है? 70%। सत्तर प्रतिशत से कम हो जाती है। ठीक है, क्या होता है? 70% से कम हो जाती है वार्षिक वर्षा में। हटा दो, 70% से कम हो जाती है मतलब क्या कहलाएगी? सूखा कहलाएगा। वो क्षेत्र कौन से कहलाएंगे? कम हो जाती है, मतलब कमी कितनी हो रही है? 30 से अधिक प्रतिशत। और एनुअल वार्षिक वर्षा अगर 70% से कम हो जाती है तो वो कहलाएंगे, वो क्षेत्र कहलाएंगे सूखाग्रस्त क्षेत्र। फिर आता है नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट कौन सा आता है? अति शुष्क, अति सूखा, अत्यधिक सूखा भी कह सकते हैं। अत्यधिक सूखा मतलब सीवियर ड्रॉट। हैं? SEVER टी और लगाना है इसमें। ठीक है, ये लो, स्पेलिंग सही कर लेना इसकी। अब अत्यधिक सूखा क्या कहलाएगा? ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा में या वार्षिक वर्षा 50% से कम हो जाती है, वो क्षेत्र कहलाते हैं अत्यधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र। एक एक लाइन ऐसे क्वेश्चन के पूछ लिए जाते हैं। तो लिखिए, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा 50% से कम हो जाती हो, क्या कहलाएगा? अत्यधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र। ठीक है, इनमें क्या है? इन दोनों क्षेत्रों में मृदा नमी संरक्षण के उपाय अपनाए जाते हैं, तब जाकर फसल उत्पादन किया जाता है। या सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, सूखा भूमियों में जो कृषि अपनाई जाती है, उन क्षेत्रों में क्या अपनाए जाते हैं? मृदा नमी संरक्षण के उपाय अपनाए जाते हैं, जिसके कारण ही फसल उत्पादन संभव हो पाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपन, जो वर्षा आधारित खेती होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रेनफेड फार्मिंग। उससे पहले बात कर लेते हैं, देखो भारत में लगभग जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है उसके 60 से 70% भाग सूखाग्रस्त क्षेत्रफल में उगाया जाता है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल में, अब शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है और कुल बोया गया क्षेत्रफल कितना है? तो भारत में बात की जाए, कुल बोया गया क्षेत्रफल मतलब कृषि योग्य भूमि कितनी है, या उस कृषि योग्य भूमि में कितने भाग पर कृषि की जाती है। तो कुल कृषि योग्य भूमि को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टोटल क्रॉप्ड एरिया। क्या बोला जाता है? टोटल क्रॉप्ड एरिया, कुल कृषित क्षेत्रफल। और दूसरा होता है उन कृषित क्षेत्रफल में कितने क्षेत्रफल पर फसल उत्पादन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं नेट क्रॉप्ड एरिया, शुद्ध बोया क्षेत्रफल। तो भारत में बात करें तो कुल कृषित क्षेत्रफल कितना है? भारत में लिख लो ये भी, कुल कृषित क्षेत्रफल
कितना है 192 मिलियन हेक्टेयर। ये क्या है? कुल कृषि क्षेत्रफल, मतलब कृषि योग्य क्षेत्रफल है जिन पर फसल उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन शुद्ध रूप से जो बोया गया क्षेत्रफल है वो कितना है? भारत में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल भारत में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल ये कितना होता है? 142 मिलियन हेक्टेयर। इस क्षेत्रफल में क्या किया जाता है? शुद्ध रूप से फसलों का उत्पादन किया जाता है या फसलों की बुवाई की जाती है। अब जो टोटल क्षेत्रफल बोया गया क्षेत्रफल है ना, उसमें भी लगभग 60 से 70% ऐसा क्षेत्रफल है जो कि शुष्क कृषि के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो। अच्छा क्वेश्चन। अपने पास जो टोटल एरिया है उस एरिया मतलब ऐसा कितना एरिया है जिसमें हम कृषि कर सकते हैं, ठीक है। और कृषि करने का जो कुल एरिया है उसमें शुद्ध रूप से कितना एरिया ही बुवाई के काम आता है, तो वो कितना आता है भारत में? 192। लेकिन 192 तक हम खेती कर सकते हैं। कई कारण से वो बिना बोए रह सकता है। बहुत सारे कारण हैं, जैसे कभी कभार वर्षा का कम ज़्यादा होना, ठीक है, और पानी की उपलब्धता नहीं होती, दूसरे सीजन में नहीं हो पाता है, दूसरे सीजन में कहाँ हो पाती है खेती। तो इस तरीके से वो क्या है? बिना बोए रह जाता है। तो शुद्ध रूप से लगभग जो एवरेज है भारत का वो है 142 मिलियन हेक्टेयर का है, ठीक है। इसमें से भी शुष्क खेती कितने भाग पर की जाती है? 60 से 70% भाग पर शुद्ध खेती की जाती है। ये क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हो। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के लगभग 60 से 70% क्षेत्र में, कितने में? 60 से 70% क्षेत्र में शुष्क खेती की जाती है। शुष्क खेती या शुष्क भूमि कृषि की जाती है, ठीक है। ये दिख तो रहा है कलर सबको? शुष्क भूमि कृषि की जाती है। ये कुछ डेटा हैं कृषि के, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के, तो पूछे जा सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब इनमें भी बात करें तो लगभग 40% एरियाओं में तो खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है, 75% एरिया में दलहन का उत्पादन किया जाता है, और 80% जो तिलहन का उत्पादन होता है वो शुष्क क्षेत्रों से होता है। नहीं आया समझ में? वापस सुन लीजिए। जो टोटल शुष्क भूमि कृषि का क्षेत्रफल है या फिर जो फसल उत्पादन लेते हैं शुष्क भूमि से, तो 40% खाद्यान्न उत्पादन शुष्क कृषि के द्वारा किया जाता है, 75% दलहन का उत्पादन शुष्क खेती द्वारा किया जाता है, और 80% तिलहन का उत्पादन शुष्क कृषि से किया जाता है भारत में। लगभग ये आइडिया या कुछ डेटा हैं, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए कि भारत में 40% खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्नों का उत्पादन, 75% दलहन उत्पादन, एवं 80%
एवं 80% तिलहन का उत्पादन शुष्क भूमि कृषि द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे अपने राजस्थान में बाजरा होता है सर्वाधिक, बाजरा होता है ना, कहाँ होता है? शुष्क क्षेत्रों में ही होता है। ठीक है, ज्वार भी करते हैं, मोठ करते हैं, ग्वार करते हैं, तिलहन के लिए सरसों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, लगभग जो कुल कृषि क्षेत्रफल है राजस्थान का, उसका 60 से 65% क्षेत्रफल शुष्क कृषि के अंतर्गत आता है। राजस्थान का कितना क्षेत्रफल आता है? 60 से 65% क्षेत्रफल शुष्क कृषि के अंतर्गत आता है। केवल 30 और 35% क्षेत्रफल ही राजस्थान का सिंचित कृषि के अंतर्गत आता है। तो राजस्थान में तो शुष्क खेती बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर्वाधिक क्षेत्रफल किस में आता है? शुष्क कृषि में आता है राजस्थान में। और जो खेती शुष्क खेती या वर्षा पर आधारित खेती यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल आता है शुष्क खेती के अंतर्गत? 60 से 65%। और सिंचित की बात करें तो केवल 30 से 35%। तो लिख लीजिए राजस्थान का लगभग 60-65% भाग या 40% भाग जो संचित में आता है। 60 से 65% शुष्क कृषि के अंतर्गत 60 से 65% क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख लेना क्षेत्रफल क्या है? राजस्थान का 60 से 65% क्षेत्रफल किसके अंतर्गत आता है? शुष्क कृषि के अंतर्गत आता है। बाकी किस में आता है? सिंचित क्षेत्रों में। तो शुष्क कृषि में भूमि का जल स्तर बढ़ाने के लिए मृदा नमी की संरक्षण को उपाय अपनाए जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने, राजस्थान सरकार ने 2015 में एक योजना चलाई थी, दिसंबर 2015 में, जिसका नाम है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, जिससे भूमिगत जल 1 से 2 फीट ऊपर आ गया था। अच्छा काम किया था उसने। उसमें क्या किया जाता है? एक वर्षा पर जो पानी, वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए छोटे छोटे पौंड बनाए जाते हैं, जिससे वर्षा जल को इकट्ठा करके उस क्षेत्र का भूमिगत जल को या जो भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाया जा सके। ऐसे एक स्कीम शायद मैंने लिखाई होगी, आपको स्कीम लिखाई हुई है, सबके पास है। हाँ, अरे होता है, लेकिन मैं स्कीम की बात कर रहा हूँ यार। वो तो सब करते ही हैं। राजस्थान में पीने का पानी आपको पता होगा, जब पश्चिमी राजस्थान में आप लोग होंगे, वो पीने का पानी टांका में इकट्ठा करते हैं, उसी को वर्ष भर वर्षा जल को ही पीते हैं वो लोग। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान में ये क्षेत्र अपनाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं वर्षा की मात्रा के आधार पर। नेक्स्ट, शुष्क भूमि कृषि का वर्गीकरण। किसके आधार पर? वर्षा की मात्रा के आधार पर शुष्क भूमि कृषि का वर्गीकरण। इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से हैं? शुष्क खेती, ठीक है, और एक तो ड्राई फार्मिंग,
ड्राई लैंड फार्मिंग और तीसरा होता है रेन फेड फार्मिंग। ये 3 प्रकार की है। किसके आधार पर बांटा गया है? वर्षा की मात्रा के। अब बताता हूँ कैसे वर्षा, जो एनुअल वार्षिक वर्षा होती है उसकी मात्रा के आधार पर 3 भागों में शुष्क भूमि कृषि को बांटा गया। इसी में से आपका क्वेश्चन आता है, तो लिखिए वर्षा की मात्रा के आधार पर शुष्क भूमि कृषि का वर्गीकरण। शुष्क भूमि कृषि का वर्गीकरण, तो इसके आधार पर, ठीक है, इसके आधार पर कितने भागों में बांटा है? इसके आधार पर शुष्क भूमि कृषि को 3 भागों में बांटा गया है। शुष्क भूमि कृषि को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो पहला आता है इसमें ड्राई फार्मिंग। क्या आता है? पहला है ड्राई फार्मिंग, शुष्क खेती। क्या बोलते हैं इसको? शुष्क खेती। खेती और कृषि में अंतर है, ठीक है, याद रखना। मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा 750 mm से कम होती है, उन क्षेत्रों में जो खेती की जाती है वो कहलाती है शुष्क खेती। वर्षा की मात्रा के आधार पर जो ड्राई फार्मिंग है, शुष्क खेती है, वो क्या कहलाती है? ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा 750 mm से कम होती हो, उस खेती को शुष्क खेती कहा जाता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में फसल उत्पादन हेतु नमी संरक्षण के उपाय अपनाए जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? शुष्क खेती। तो लिख लीजिए इसका आंसर, सॉरी, 1 लाइन क्वेश्चन। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर क्या होता है? वार्षिक वर्षा 750 mm से कम होती है, जहाँ पर, ये याद रखना है आपको, कौन सा? वार्षिक वर्षा की जो मात्रा है उसके आधार पर। तो मात्रा कितनी है शुष्क खेती में? वार्षिक वर्षा 750 mm में किसको मापते हैं? वर्षा की मात्रा को, ठीक है, सेंटीमीटर या mm में मापा जाता है। तो जो सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली इकाई है वो है mm, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा 750 mm से कम होती है, क्या कहलाते हैं? शुष्क खेती। या ऐसे क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली खेती कौन सी कहलाती है? शुष्क खेती। तो वर्षा की मात्रा कितनी होगी ये याद रख लेना, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है 750 mm से कम, ठीक है। इन क्षेत्रों में क्या अपनाया जाता है? ऐसे क्षेत्रों में नमी संरक्षण के उपाय अपनाए जाते हैं। तो लिख लीजिए क्या है? इन क्षेत्रों में किसके लिए अपनाए जाते हैं? फसल उत्पादन हेतु। इन क्षेत्रों में फसल उत्पादन हेतु नमी संरक्षण के उपायों को अपनाना आवश्यक होता है।
ठीक है। मुख्य रूप से कहाँ अपनाते हैं? इस प्रकार की खेती शुष्क क्षेत्रों में अपनाई जाती है। ठीक है, किसमें अपनाई जाती है? इस प्रकार की खेती शुष्क क्षेत्रों में अपनाई जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर दूसरा आता है अपना, कौन सी है? ड्राई लैंड फार्मिंग, शुष्क क्षेत्र खेती। नेक्स्ट नंबर 2 पर क्या हुआ? किसी को आवाज़ नहीं आ रही? कौन सी नहीं दिख रही भाई? बताओ किसको? कमेंट्स बता दिया करो भाई, कौन सा? ये वाला? ये साफ नहीं देखा? उस टाइम मैंने पूछा भी था, आप बोले नहीं। ठीक है, जो भी कमेंट कर रहे हैं बता देना एक बार। ठीक है, चलो इसको मैं बाद में बता दूंगा, जिसने भी नहीं लिखा, जिसको भी दिक्कत आई है उसको बाद में नोट करा दूँ। पीडीएफ भेजेंगे, उसमें आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, वो लाइन छोड़ देना। आगे चलते हैं अपन नंबर 2 पर, ड्राई लैंड फार्मिंग। भाई जो भी कमेंट आए वो मुझे बता दिया करो। ड्राई लैंड फार्मिंग इसको बोलते हैं। कुछ लड़कों की बात आवाज़ें आ रही भाई हैं। शुष्क क्षेत्र खेती, किसे कहेंगे? शुष्क क्षेत्र, ड्राई लैंड फार्मिंग। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा 750 से 1100 mm या 1150 mm के बीच होती है, क्या कहलाती है? शुष्क क्षेत्र खेती कहलाती है। और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती अपनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर नमी संरक्षण के कुछ कम उपाय अपनाने की आवश्यकता होती है। फसल उत्पादन हेतु नमी संरक्षण के उपायों की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, कौन से क्षेत्रों में अपनाई जाती है? अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। कितनी वार्षिक वर्षा होती है? 750 से लेके 1150 mm तक। तो लिखिए ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा 750 से 1150 mm के मध्य होती है। इस प्रकार की खेती अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अपनाई जाती है। ठीक है, कौन से हैं? वार्षिक वर्षा का मैंने आपको वर्गीकरण में पहले ही बता दिया है कि वार्षिक वर्षा की मात्रा के आधार पर, ठीक है, शुष्क खेती को अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक ड्राई फार्मिंग है, एक ड्राई लैंड फार्मिंग है, और एक और आएगा रेनफेड फार्मिंग। वो किस प्योर शुष्क क्षेत्रों में कौन सी अपनाई जाती है? जहाँ पर 750 mm से कम होती है। और ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अपनाई जाती है, जहाँ पर वार्षिक वर्षा कितनी होती है?
750 से 1150। ठीक है, फिर नंबर 3 पर जो आती है वो है रेनफेड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग क्या बोलते हैं इसको? वर्षा आधारित खेती। ठीक है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा आधारित खेती की जाती है या ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा 1150 mm से अधिक होती है वो कहलाती है वर्षा आधारित खेती। या फिर ऐसे क्षेत्र में अपनाई जाती है जहाँ पर अर्ध आर्द्र और आर्द्र क्षेत्र या जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो लिखिए वर्षा आधारित खेती। कितनी वार्षिक वर्षा होती है? केवल वार्षिक वर्षा की या वर्षा की मात्रा के आधार पर जो अपन वर्गीकरण पढ़ रहे हैं उसमें ये केवल ध्यान रखने वाली बात है वर्षा की मात्रा। यही पूछा जाता है क्वेश्चनों में। ठीक है, तो लिखिए ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा 1150 mm से अधिक होती है। ठीक है, वर्षा आधारित खेती या रेनफेड फार्मिंग कहलाती है। इस प्रकार की खेती अर्ध आर्द्र व आर्द्र क्षेत्रों में अपनाई जाती है। जैसे तीनों की बात करें, जो अपनी शुष्क खेती है जहाँ पर वार्षिक वर्षा 750 mm कम होती है तो अपना डेजर्ट एरिया आ जाएगा, पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, ये सारा क्षेत्र, जालौर किस में आ जाएंगे? शुष्क खेती में। और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कौन से आ जाएंगे? जैसे जयपुर वाला आ गया, टोंक आ गया, झुंझुनू, सीकर, चूरू, ये वाले अर्ध शुष्क में आ गए। फिर रेनफेड की बात करें तो इसमें अपने आ जाएंगे झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, ये सारे एरिया किस में आ जाएंगे? अर्ध आर्द्र और आर्द्र क्षेत्रों में, जहाँ पर रेनफेड फार्मिंग अपनाई जाती है। ठीक है, तीनों का अंतर आ गया समझ में? हैं? आता है, हर बार आता है इसलिए। इनका तीनों का नाम आप याद रख लेना, इंग्लिश में ही पूछते हैं वो तीनों का नाम। ठीक है, इंग्लिश में ही आएगा और इंग्लिश में याद रख लेना। ये तो हो गया इसका वर्गीकरण। अब हम केवल शुष्क खेती अपनाने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ उपाय अपनाए जाते हैं, या फिर शुष्क खेती करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नमी का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। तो नमी संरक्षण के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। उन सिद्धांतों में पहले तो नमी को, मृदा में नमी को संरक्षित किस प्रकार से किया जाता है, तो उसमें 2 प्रकार के सिद्धांत अपनाए जाते हैं, एक तो नमी संरक्षण का और एक फसल प्रबंधन का। तो नमी संरक्षण के लिए अपन क्या क्या सिद्धांत अपनाते हैं? जैसे खरपतवारों का नियंत्रण कर लेते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं, शेल्टर बेल्ट मतलब वायु अवरोधक पट्टियाँ उगा सकते हैं। ठीक है, और वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर सकते हैं, वाटर शेड का निर्माण, जल ग्रहण क्षेत्र बना सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? नमी संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी उपायों को किस में अपनाया जाता है? शुष्क खेती के अंतर्गत अपनाया जाता है। फसल प्रबंधन के अंतर्गत क्या अपनाए जाते हैं? जैसे फसल प्रबंधन में क्या करेंगे? मिश्रित खेती अपनाते हैं। सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट कारक है किसका? शुष्क खेती में। शुष्क खेती में मिश्रित खेती अपनाना एक तरह से क्या कहलाता है? शुष्क खेती का बीमा कहलाता है। मिश्रित खेती क्या कहलाती है? शुष्क खेती का बीमा कहलाती है, क्योंकि किसी कारणों से एक फसल नष्ट हो जाए तो
दूसरी फसल तो मिल सकती है, उसमें उत्पादन मिल सकता है। तो इस और फसलों की बीज दर को भी 10 से 15% तक बढ़ा दिया जाता है। बाद में पौधों की जनसंख्या घटा दी जाती है, 10 से 15% पौधों की संख्या घटा दी जाती है। इस प्रकार से क्या है, ये नमी संरक्षण के उपाय हैं जो कि शुष्क खेती के अंतर्गत अपनाए जाते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन जैसे बाष्पोत्सर्जन दर को कम करने की जो उपाय हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपन अब आगे बात करते हैं शुष्क खेती में नमी संरक्षण के उपाय। शुष्क खेती में नमी संरक्षण के उपाय। तो इसमें दो सिद्धांत अपनाए जाते हैं, कौन कौन से हैं? पहला सिद्धांत कौन सा आता है? पहला तो है नमी संरक्षण का सिद्धांत। नमी संरक्षण का सिद्धांत। और दूसरा फसल प्रबंधन का सिद्धांत। दूसरा कौन सा है? फसल प्रबंधन का सिद्धांत। ये दो सिद्धांत मुख्य रूप से अपना सकते हैं कौन से क्षेत्रों में, जहाँ पर शुष्क खेती अपनाई जाती है। तो पहले बात करते हैं अपन किसकी? नमी संरक्षण के सिद्धांतों की। पहला कौन सा है? नमी संरक्षण में। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे अपन? भाई ऐसे क्षेत्र जहाँ पर खरपतवारों की समस्या अधिक पाई जाती हो तो उसमें खरपतवारों का नियंत्रण करके जल का संरक्षण किया जाता है, क्योंकि खरपतवार अधिक मात्रा में क्या करते हैं? जल का और पोषक तत्वों का दोनों का अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो अपन को शुष्क खेती में किसकी आवश्यकता होती है? नमी को संरक्षण करना। नमी क्या होती है? जल होता है। उसको संरक्षित करने के लिए खरपतवारों के पौधों को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है, केमिकलों द्वारा भी नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? जो नमी खरपतवारों द्वारा उपयोग की जाती है वो क्या होगा? मृदा में ही संरक्षित करके रखी जा सकती है। तो नमी संरक्षण के सिद्धांत में पहला कौन सा है? इसके अंतर्गत खरपतवारों का नियंत्रण करके, खरपतवारों का नियंत्रण करना। ठीक है, खरपतवारों का नियंत्रण। इनके द्वारा क्या कर सकते हैं? जो पानी उपयोग होता है खरपतवारों के लिए उसको बचाकर रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं पलवार मल्चिंग। प्लास्टिक मल्चिंग भी यूज करते हैं। वेजिटेबल भूसे का या फसल पादप अवशेषों की मल्चिंग भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे क्या होता है? जो मृदा में नमी होती है वो वाष्पोत्सर्जन या वाष्पशील की क्रिया द्वारा या वाष्प के रूप में जो लॉस होता है मृदा से नमी का, वो रुक जाता है। किसके कारण? पलवार या मल्च का उपयोग करने के कारण। तो लिख लीजिए, पलवार किसको बोलते हैं? इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं पलवार, इंग्लिश में बोलते हैं मल्चिंग। ठीक है, मल्चिंग द्वारा भी या पलवार द्वारा नमी संरक्षण। आया समझ में? किसकी बिछा देते हैं? भूसे की परत बिछा दो। प्लास्टिक मल्चिंग भी यूज करते हैं। ठीक है, और फसल पादप अवशेषों को भी मृदा के ऊपर बिछा दिया जाता है ताकि मृदा में उपस्थित नमी को बनाया रखा जा सके। ठीक है, और उसको फसल उत्पादन के उपयोग में अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। फिर आता है अपना
गहरी जुताई करके, जो निचली मृदा की निचली परतों में नमी पाई जाती है उसको ऊपरी परतों में लाकर फसल उत्पादन के उपयोगी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो गहरी जुताई करके भी हम गहरी जुताई द्वारा भी नमी संरक्षण कर सकते हैं। वाटर शेड, वाटर शेड क्या बोलते हैं? जल ग्रहण इकाई, मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जल का वर्षा जल का एकत्रीकरण होता हो या इकट्ठा होता हो, उन क्षेत्रों पे क्या बना देते हैं, उस पानी को रोक के वाटर शेड या जल ग्रहण इकाई बना दी जाती है, ताकि उनसे क्या होता है, आसपास के क्षेत्रफल का जल स्तर ऊपर आ जाता है, जिससे फसल उत्पादन, जहाँ ट्यूबवेल कुएँ वगैरह जहाँ पर अपनाए जाते हैं उनका जल स्तर बढ़ जाता है, तो आसानी से फसल उत्पादन किया जा सकता है। तो लिखिए वाटर शेड का निर्माण करके। नंबर 4, वाटर शेड, इसको बोलते हैं जल ग्रहण क्षेत्र। वाटर शेड का निर्माण करके। फिर आता है और क्या अपना सकते हैं, मतलब जैसे क्षेत्र जहाँ पर अधिक वायु की गति होती हो, ठीक है, वायु द्वारा वाष्पीकरण द्वारा पौधों से जल की हानि अधिक होती हो, उन क्षेत्रों में अपन वायु अवरोधक पट्टियाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्या लगा सकते हैं? वायु अवरोधक पट्टियाँ, जिनको बोलते हैं शेल्टर बेड। वायु अवरोधक पट्टियों को लगाकर, वायु अवरोधक पट्टियों को बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। लिखना चाहो तो लिख लेना। इसके अलावा जो मुख्यतः नमी संरक्षण में सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, जिसका क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आता है बाष्पोत्सर्जन दर कम करके। नंबर 6 पर, हाँ, बाष्पोत्सर्जन दर कम करके। बाष्पोत्सर्जन दर को कम करके, भाई बाष्पोत्सर्जन दर को कम करके या कर देंगे तो क्या होगा, पौधे कम मात्रा में जल का उपयोग करेंगे। ठीक है, और जो लॉस होता है बाष्पोत्सर्जन दर के दौरान, वो भी कम हो पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम नमी संरक्षण के उपाय अपना सकते हैं। अब जो बाष्पोत्सर्जन दर है उसको कैसे कम करेंगे, तो उसके लिए कुछ रसायन या कुछ लुब्रिकेंट्स या कुछ केमिकल उपयोग किए जाते हैं, जिनके द्वारा क्या किया जाता है, पौधों की बाष्पोत्सर्जन दर को कम किया जाता है, या पौधों पे ये उपयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं, जिससे बाष्पोत्सर्जन दर को कम कर देते हैं। वो किस प्रकार से करते हैं? देखो, बाष्पोत्सर्जन पत्तियों में होता है। पत्तियों में क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। रंध्रों को अगर अपन बंद कर दें तो बाष्पोत्सर्जन दर भी कम हो जाएगी। तो इसके लिए कुछ केमिकल आते हैं, उनको डाला जाता है, जिनका नाम है जैसे PMA, फ्लाइन मर्करिक एसीटेट, एक फंजीसाइड है। उसको डालने से पत्तियों के रंध्र बंद हो जाते हैं और बाष्पोत्सर्जन की दर भी कम हो जाती है। तो इसके कुछ उपाय हैं, उनके बारे में आप लिख लीजिए। बाष्पोत्सर्जन दर को कम करने के उपाय। नंबर जो 5 है अपना, 6, बाष्पोत्सर्जन दर को कम करने के कैसे कम कर सकते हैं बाष्पोत्सर्जन दर को?
तो इसमें सबसे पहले आता है रंध्रों को बंद करके। किसको बंद करके? रंध्रों को बंद करके। इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टोमेटल क्लोजिंग। स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप। प्रकार हैं, तरीके हैं, उपाय हैं, उसमें आता है स्टोमेटल। मतलब इसमें क्या किया जाता है, इनका स्प्रे करके पौधों पर, पौधों की पत्तियों पर उनके रंध्रों को बंद कर देते हैं। तो कौन से रिजेंट इसमें उपयोग में ली जाते हैं? कारक इसमें आता है PMA, फिनाइल मरकरिक एसीटेट। क्या है? कवकनाशी है, जिसका उपयोग किया जाता है। एट्राजीन का भी उपयोग किया जाता है। एब्सिसिक एसिड का भी उपयोग किया जाता है। तो लिख लीजिए PMA, इसका पूरा नाम भी याद रख लेना। फिनाइल मरकरिक एसीटेट। और ये क्या है? ये एक कवकनाशी है, याद रख लेना। कभी कभी ऐसे ही पूछ लेते हैं PMA क्या है? कवकनाशी। इसके अलावा क्या किया जाता है? फिनाइल मरकरिक एसीटेट। सही लिखूं? दिखाई नहीं दे रहा? ये तो आ गया समझ में। ठीक है, अब दिख रहा है? सबको दिख रहा है अब? फिनाइल मरकरिक एसीटेट कवकनाशी है। फिर एट्राजीन, इसका भी उपयोग कर सकते हो। ये शाकनाशी है, ये तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा आप ABA, एब्सिसिक एसिड, क्या है? ग्रोथ रिटार्डेंट, वृद्धि अवरोधक पादप हार्मोन है। स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, वृद्धि अवरोधक पादप हार्मोन भी कहा जाता है। ये तीनों पादपों के रंध्रों को बंद कर देते हैं। कौन से? शुष्क क्षेत्रों के पौधों में या फिर कहीं भी अपन अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है और जल का लॉस भी, हानि भी कम होती है। फिर नेक्स्ट आता है परावर्तित करने वाले। परावर्तित करने वाले रिजेंट्स डालते हैं। दूसरे नंबर पर लिखिए रिफ्लेक्टेंट टाइप। परावर्तित किसको करते हैं भाई? ज़्यादा सूर्य की रोशनी पड़ती है पौधों पर तो वो क्या करेगी, पौधों में जल की मात्रा के अवशोषण को बढ़ा देती है। तो उस सूर्य की रोशनी को क्या करते हैं, कुछ रिजेंट्स को डालने के कारण वो सूर्य की रोशनी को परावर्तित कर देते हैं ताकि पत्ती का तापमान न बढ़ सके और उससे बाष्पोत्सर्जन दर की कम हो जाए। ठीक है, तो परावर्तित करने वाले रीजेंट, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेंट टाइप। रिफ्लेक्टेंट टाइप इसमें कौन कौन से हैं? इसमें आता है परावर्तित करने वालों में केवल केओलिन। 5% का स्प्रे किया जाता है जो कि एक जल की ऊपरी सतह पर परत बना देता है या पत्तियों के पौधों की ऊपरी सतह पर। इसको अपन जो जल ग्रहण क्षेत्र है उन पर भी अपना सकते हैं, जैसे तालाब हो गया जहाँ पर रुका हुआ जल पाया जाता हो, तालाब पर भी स्प्रे कर देंगे तो वहाँ से भी बाष्पीकरण होकर जल की हानि रुक जाती है। बाष्पीकरण द्वारा जो जल की हानि होती है ना जल ग्रहण क्षेत्रों में, वो भी रुक जाती है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, रिफ्लेक्टेंट टाइप का भी उपयोग कर सकते हैं जिससे पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। तो क्या कौन करता है भाई परावर्तित करने वाला रिजेंट कौन सा है? लिखिए एग्जाम्पल में केओलिन। @ 5% का छिड़काव किया जाता है। मतलब जो जल ग्रहण क्षेत्र हैं उनमें क्या कर देंगे अपन, केओलिन का स्प्रे कर देते हैं तो उनमें परत जम जाती है और बाष्पीकरण के द्वारा जो जल की हानि होती है
उसको रोका जा सकता है। ठीक है, लिख लिया। इसके बाद आता है पत्तियों पर परत या आवरण बनाने वाले, फिल्म फॉर्मिंग टाइप। क्या है? पत्तियों पर परत या आवरण बनाने वाले। नंबर 3 पर पत्तियों पर परत या आवरण बनाने वाले, इनको बोलते हैं फिल्म फॉर्मिंग टाइप। मतलब एक छोटी पतली लेयर बना देते हैं। कौन बनाएंगे भाई ऐसी लेयर? जैसे अपन क्या करेंगे, वैक्स यूज कर लिया, मोम यूज कर लिया, ठीक है, हेक्साडेकेनोल भी आता है, मोबिलिप भी आता है, या ऑयल भी यूज कर लेते हैं अपन। ऑयल से क्या होता है, चिकनी लेयर बन जाती है जिससे पानी उड़कर बाहर नहीं निकल पाता। तो ये फिल्म फॉर्मिंग टाइप क्या होते हैं? रिजेंट हैं जो कि वाष्पोत्सर्जन दर को कम कर देते हैं और पानी की आश्र को कम कर देते हैं। तो इसमें उदाहरण लिख लीजिए, मोम की परत, ऑयल, ठीक है, ऑयल का उपयोग करके भी अपन परत बना सकते हैं। मोबिलीफ, और हेक्साडेकेनोल। इनके नाम जरूर याद कर लेना, इनके नाम पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर इनके अलावा एक और टाइप है इसमें, वो है वृद्धि अवरोधकों का उपयोग करके। मतलब पौधों की वृद्धि को हम क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, और जड़ों की वृद्धि उनसे बढ़ने लग जाती है, जिससे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी और जल की हानि भी कम हो जाती है। तो कौन सी यूज करते हैं? नंबर 4 पर लिखिए, वृद्धि अवरोधक का प्रयोग करके। वृद्धि अवरोधक का प्रयोग करके, इनको बोलते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट। कौन कौन से आते हैं? एब्सिसिक एसिड, साइकोसोल, क्या क्या आते हैं? ABA और CCC। देख लो इसके उदाहरण, एक तो ABA, एब्सिसिक एसिड और साइकोसोल। इसको CCC भी बोलते हैं। ये हो गए आपके वाष्पोत्सर्जन को या वाष्पोत्सर्जन दर को कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है, शुष्क क्षेत्रों में नमी को संरक्षण किया जा सकता है। और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? दूसरा जो अपना आता है, कौन सा सिद्धांत है इसका? फसल प्रबंधन का सिद्धांत। ये तो कौन सा सिद्धांत हो गया? नमी संरक्षण का सिद्धांत। अब दूसरा अपन सिद्धांत लेते हैं, दूसरा जो है फसल प्रबंधन का सिद्धांत।
इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं फसल प्रबंधन के में? सबसे पहला जो आता है मिश्रित खेती अपनाना। सबसे पहला क्या है इसमें? मिश्रित खेती अपनाना। मिश्रित खेती क्या होती है? दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ मिलाकर बोना मिश्रित खेती कहलाती है। जिससे क्या होता है भाई, किसी कारणों से एक फसल नष्ट हो जाए तो दूसरी फसल से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए मिश्रित खेती को क्या कहते हैं? शुष्क खेती का बीमा भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें लिख लेना भाई एक लाइन, मिश्रित खेती को शुष्क खेती का बीमा कहा जाता है। मिश्रित खेती को शुष्क खेती का बीमा कहा जाता है। ठीक है, फिर दूसरा उपाय क्या है इसमें? प्रति हेक्टेयर बीज दर को बढ़ाकर। नंबर 2 पर प्रति हेक्टेयर बीज दर बढ़ाकर। कितनी बीज दर बढ़ाई जाती है? ऐसे क्षेत्रों में शुष्क खेती में या शुष्क क्षेत्रों में 10 से 15% बीज की अधिक मात्रा उपयोग की जाती है। लिख लीजिए, शुष्क खेती में 10 से 15% अधिक बीजों की मात्रा का उपयोग किया जाता है। मात्रा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं अपन? पौधों की संख्या घटाकर या मेंटेन करके, कम करके। नंबर 3 पर लिखिए, प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कम करके। कितनी करते हैं? 10 से 15% या कि कम कर देते हैं, ताकि क्या होता है, अधिक मात्रा में दूसरे पौधों को पोषक तत्व या नमी उपलब्ध हो सके। तो लिखिए, शुष्क खेती में कितने पौधों की संख्या कम की जाती है? 10 से 15। शुष्क खेती में हाँ, प्रति हेक्टेयर बीज दर अधिक क्यों लेते हैं? क्योंकि शुष्क खेती में क्या होता है, अंकुरण प्रतिशत थोड़ा कम होता है। इस कारण से इनके बीजों की मात्रा बढ़ा दी जाती है, ताकि अधिक से अधिक बीज अंकुरित हो सकें। अगर कोई बीज अंकुरित नहीं हो पाए तो उसमें क्या है, सीड जो बीजों का मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाए। ठीक है, तो उससे क्या कर सकते हैं? उस ऐसी अवस्था से बचने के लिए 10 से 15% बीज अधिक उपयोग किए जाते हैं। फिर मान लो अगर ये बीज अधिक संख्या में अगर उग भी जाएँ तो क्या कर सकते हैं? प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या हम कम कर सकते हैं। तो कितने कम करते हैं? शुष्क खेती में 10 से 15% पौधों की संख्या को कम करते हैं। पौधों की संख्या को कम करके 15% पौधों की संख्या को कम करके ठीक है, नमी संरक्षण किया जा सकता है। नमी संरक्षित की जाती है। प्रति हेक्टेयर क्या कर लिया? पौधों की संख्या कितनी कर दी? 10 से 15%।
कम करती है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं भाई, सूखा प्रतिरोधी किस्मों का चयन किया जा सकता है, मतलब जो कि सूखे के प्रति अधिक सहनशील हो या सूखे के प्रति प्रतिरोधी हो, या सूखे में आसानी से उनको उगाया जा सकता है। तो नंबर 4 पर लिख लीजिए, सूखा प्रतिरोधी किस्मों को उगाकर प्रतिरोधी किस्मों को उगाकर। ठीक है, तो ये 2 सिद्धांत अपनाए जाते हैं जिनमें अपन क्या कर सकते हैं, शुष्क क्षेत्रों में अपना सकते हैं उचित फसल उत्पादन हेतु। अब कुछ शुष्क सूखा प्रतिरोधी कुछ फसलों की किस्में हैं, उनको मैं आपको लिस्ट में लिखा देता हूँ, जो आप याद कर लेना, उनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लिखिए सूखा प्रतिरोधी किस्में। क्या है? सूखा प्रतिरोधी किस्में। इसमें एक टेबल बना लो, फसल का नाम लिख लेना और दूसरी तरफ क्या लिखना है, प्रतिरोधी किस्में। एक तरफ तो क्या लिखना है, फसल का नाम, दूसरी तरफ क्या लिखना है, प्रतिरोधी किस्में। ठीक है, सबसे पहले अपन लिखते हैं किसकी, गेहूं की। फसल का नाम लिखिए नंबर 1 पर, गेहूं, जिनको सूखाग्रस्त क्षेत्रों में शुष्क खेती में अपनाया जाता है। राज 3077, कौन सी है, राज 377। मुक्ता, लोकबन, ये तो सुना ही होगा तुमने नाम। और K65, ये गेहूं की किस्में जो मुख्य रूप से सूखा प्रतिरोधी क्षेत्रों में ही उगाई जाती हैं या सूखा प्रतिरोधी क्षेत्रों के लिए सिफारिश की जाती हैं। नंबर 2 पर अपन लिखते हैं बाजरा, पर्ल मिलेट। ये तो सूखा प्रतिरोधी वैसे फसल है, लेकिन इसकी कुछ स्पेशल किस्में जो अधिक सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भी अपनाई जाती हैं, जैसे WCC 75, RHV 67, RHV 30, RHV 30 पूसा मोती, ये बाजरे की किस्में। नेक्स्ट लिखिए चना नंबर 3 पर, BG 256। BG का मतलब होता है बंगाल ग्राम। C 235, ये C 235 बेल्ट के प्रति भी प्रतिरोधी है। बेल्ट जानते हो, उक्टा रोग, ठीक है, पनामा बेल्ट या उक्टा रोग। अब लिखिए नेक्स्ट क्रॉप, ये मुख्य लिखा देता हूँ मैं, ज़्यादा तो याद कर नहीं पाओगे आप, बहुत सारी किस्में, सभी फसलों में बहुत किस्में मिल जाएंगी। ठीक है, तो मुख्य मैं आपको लिखा देता हूँ, उनको याद कर लेना। फिर लिखिए सरसों,
नंबर 4, सरसों में लिखिए बायो 902। हाँ पूछा जय किसान। क्या? ये लो, अब तो कन्फ्यूजन नहीं है। वरुणा, अरावली, पूसा बोर्ड, दिखाई दे रहा है ना सबको? अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। ज्वार, सोरगम, CSH6, CHS6 और CHS1 और SPB9, लिख लो, याद कर लेना इनको, और तो क्या उपाय है। फिर लिखिए मोट, इसकी पूछी जा सकती है अपने। जड़िया ज्वाला RM 40। और काजरी मोट जो राजस्थान से निकाली गई। काजरी हैं, सबके आ रखे हैं WCC, इनमें से जो लगभग किस्मों का पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट लिखिए उड़द, T9 कृष्णा और बरखा। इसकी कौन सी है? T9 कृष्णा और बरखा। फिर लिखिए मूंग, नंबर 8। पूसा बैसाखी, इसकी आती है भाई, अभी सुपरवाइज़र में शायद दोनों ही किस्में दे दी थी इसकी, बैसाखी और एक और है K651। पूसा बैसाखी K651, ये दोनों ही किस्में पूछ ली गई थी जब क्वेश्चन डिलीट हुआ था। और RMG62 भी है। ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था क्योंकि इसकी दोनों ही किस्में पूछ ली गई थी। नहीं सॉरी, इसमें सुपरवाइज़र में नहीं, लेक्चरर वाले एग्ज़ाम में पूछी गई थी। जो एग्रीकल्चर लेक्चरर का हुआ था, व्याख्याता का, उसमें पूछी गई थी। अब लिखिए जौ की, जौ बारले, RD 2052, RD 2052, RD 2552, RD 31,
जो B52 किस्म है वो मौल्य रोग के प्रति भी प्रतिरोधी है, जिसका नाम है राजकिरण भी नाम है। ठीक है, लिख लेना, लिखना चाहो तो वैसे भी लिखा दूंगा मैं। एक और लिख लीजिए नंबर ग्वार का। नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। 10 ग्वार क्लस्टर बीन, दुर्गापुरा जय, दुर्गापुरा सफेद। राजस्थान दुर्गापुरा रारी से निकाली गई हैं। रारी का नाम तो सुना होगा आपने, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च। और RGC 936। फिर लिख लीजिए मूंगफली, AK12, AK24, GG2, ये मुख्य हैं। फिर लिखिए तिल। तिल तो शायद अपने जो कोर्स में दे रखे हैं जो फसल, उनकी ज़रूर याद कर लेना। मैंने तो लिखा दी, इसकी याद रख लो। RT 127, ये लो, ये आपकी सूखा प्रतिरोधी किस्में हो गई जिनको शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका शुष्क खेती का टॉपिक समाप्त। इसमें इतना ही है। इसके एक तो बाष्पोत्सर्जन दर कम करने वाले कारक पूछ लिए जाते हैं, वर्षा की मात्रा के आधार पर शुष्क खेती का वर्गीकरण पूछ लिया जाता है, सूखा क्या होता है, अत्यधिक सूखा क्या होता है, इस तरीके का पूछ लिया जाता है। ठीक है, और कुछ मैंने जो इम्पोर्टेंट लाइनें लिखाई हैं शुरुआत में, उनमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब अपन आगे फसल उत्पादन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन। पूरी की पूरी वर्षा पर डिपेंड रहती है, और वर्षा की जो नमी का संरक्षण करते हैं उसके, हाँ, वो आर्द्र क्षेत्रों में वर्षा पर आधारित खेती कहलाती है। ठीक है, इसको तो अपन क्या कर, शुष्क खेती तो देखो ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर वर्षा होती नहीं है तो वहाँ केवल नमी संरक्षण उपाय अपना कर ही अपन शुष्क खेती कर सकते हैं। होती तो सारी खेती वर्षा पर आधारित है अपने यहाँ, वर्षा का जुआ कहा जाता है खेती को। हाँ, तो मुख्य रूप से जो वर्षा आधारित खेती होती है उसको रेन फेड फार्मिंग ही कहा जाता है। ठीक है, हाँ, शुष्क नहीं, रेन फेड फार्मिंग को आप ऐसे क्वेश्चन आए तो उसमें रेन फेड फार्मिंग आएगा फिर। ठीक है, अब अपन चलते हैं फसल उत्पादन पे। अब क्रॉप आएंगी, फसल उत्पादन। तो क्रॉप फसल उत्पादन से पहले उसकी पूरा सामान्य परिचय आएगा। ठीक है, अनाज भंडारण में क्या पढ़ना, उनका नमी का ही तो पढ़ना है अनाज भंडारण में। और लगने वाले कीड़े हैं, लगने वाले स्टोरेज कीड़े, वो टॉपिक अलग आएगा उसमें, उसको कीड़ों को तो अलग पढ़ाऊंगा मैं। अभी तो जो फसल उत्पादन, फसलें स्टार्ट नहीं करी, इसको 2 दिन लगेगा पूरा करने में। अभी तो पूरी टर्मिनोलॉजी आएगी इसकी, क्या क्या कंसेप्ट अपनाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें, अभी तो स्टार्ट किया है तो इसको स्टार्ट करेंगे तो पहले तो इसके सारे जो सामान्य परिचय आएगा। फसलों को स्टार्ट करने का भी 2-3 दिन लग जाएंगे तुम्हें, हैं? वो सब आएगा अब, सब आएगा अब।
अब उसमें आगे फसल उत्पादन का मतलब मैंने लिख दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फसल ही स्टार्ट कर रहा हूँ। फसलों से पहले क्या क्या कैसे उगाया जाता है, क्या क्या शब्दावलियाँ हैं, किस प्रकार से अपनाई जाती है, वो आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, उसमें सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ फसल उत्पादन में फसल चक्र क्या होता है। ठीक है, आपको इसकी परिभाषा तो अच्छे तरीके से याद होगी। ठीक है, अभी सामान्य परिचय पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। स्टोरेज कीड़े में जो लिखाऊंगा ना वो अलग लिखाऊंगा, स्टोरेज पेस्ट एक साथ पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं, यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा। उन कीड़ों को अलग पढ़ाऊंगा और उसमें आ जाएंगे वो सारे। ज़्यादा थोड़ी हैं स्टोरेज पेस्ट, 5 आते हैं बस उनके नाम लिखाने हैं, फैमिली लिखानी है, ऑर्डर लिखाना है। ठीक है, डैमेजिंग स्टेज लिखानी है और मैनेजमेंट लिखाना है। यही आएगा तुम्हारे, इससे ज़्यादा आने वाला नहीं। ठीक है, क्रांतिक अवस्थाएं नहीं लिखवाई आपको, जलमांग भी नहीं लिखाई फसलों की। ठीक है, वो मुझे बता देना, आज बता देना, जो जो छूट गया वो कल आगे करा देंगे। ठीक है, चलो जब बाद में, मुझे क्लास के बाद डिस्कस कर लेना यार, क्लास के टाइम पे अभी नहीं। जो रह गया है वो क्लास के बाद बता दिया करो, ये चीज़ रह गई, ये रह गई, वो मैं आपको आगे वाली क्लास में बता दूंगा। फसल चक्र क्या होता है भाई, 2 या 2 से अधिक फसलों को क्या किया जाता है, निश्चित समय या निश्चित स्थान पर इस प्रकार से अदल बदल कर उगाया जाता है जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे और फसलों को अधिक से अधिक उत्पाद प्राप्त की जा सके। कोई कमेंट्स है, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो क्या होता है फसल उत्पादन या फसल चक्र में 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित क्षेत्र या स्थान पर इस प्रकार अदल बदल कर उगाया जाता है जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे और अधिक से अधिक उपज प्राप्त की जा सके, वो कहलाता है फसल चक्र। परिभाषा लिखनी हो तो लिख सको, लिख लो, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 2 लाइनों में 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित समय व स्थान पर इस प्रकार फेर फेर करके उगाना जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे व अधिक उपज प्राप्त की जा सके। अधिक उपज प्राप्त की जा सके, फसल चक्र कहलाता है। ठीक है, जैसे क्या करेंगे, किसी मौसम में अगर दलहन फसलें उगाई गई हैं तो उसके अगले सीजन में क्या करेंगे, अपन धान्य फसलें उगा सकते हैं। किसी मौसम में अधिक जड़ों वाली फसलें उगाई गई हैं तो अगले मौसम में कम जड़ों वाली फसलों को उगा सकते हैं। किसी मौसम में अधिक पोषक तत्वों वाली या उर्वरक चाहने वाली फसलें उगाई गई हैं तो अगले मौसम में कम पोषक तत्व व उर्वरक चाहने वाली फसलें उगा सकते हैं। तो इस प्रकार ध्यान रखा जाता है ताकि भूमि का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकते हैं, या भूमि में उपस्थित पोषक तत्वों का या सभी प्रकार के कंपोनेंट घटकों का जो खेती में काम आते हैं उनको अधिक से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए उपयोग
किया जा सके। ठीक है, वो किस में आते हैं? फसल चक्रों को, और उनके आधार पर ही अपन बदलते रहते हैं। आजकल एक ही प्रकार की खेती उगाते गए हैं, जिससे क्या हो गया? मृदाएं भी ऊसर हो गई हैं, कीड़ों का और रोगों का आक्रमण भी अधिक हो गया है, और उपज भी कम हो गई है। इसलिए फसल चक्र अपनाना आवश्यक है। किसी एक वर्ष का फसल चक्र अपनाने के लिए यहाँ पर क्या एक सूत्र दिया गया है, कैसे निकालते हैं? उस फसल चक्र को अपनाने के लिए या किसी फसल चक्र को अपनाने के लिए उसकी एक सघनता निकाली जाती है, उसको कहा जाता है फसल चक्र सघनता, क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी। वो कैसे निकालते हैं भाई? किसी वर्ष कितनी क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी थी, या कोई फसलों का क्रम दे देते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। तो किसी वर्ष की लिख लीजिए, फसल चक्र सघनता निकालने के लिए क्या किया जाता है? किसी एक वर्ष की, ठीक है, फसल चक्र सघनता ज्ञात करने का सूत्र, किसी एक वर्ष की, या किसी वर्ष की लिख लो डायरेक्ट, क्योंकि 2-2 साल की भी निकालनी पड़ती है। किसी वर्ष की फसल चक्र सघनता ज्ञात करना। ये कैसे ज्ञात करते हैं? पहले तो फसल चक्र सघनता क्या होती है, उसका सूत्र होता है फसल चक्र सघनता। ठीक है, एक वर्ष में क्या होता है? देखो, फसल चक्र सघनता का क्या है सूत्र? फसल चक्र सघनता। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? किसी फसल चक्र में बोई गई फसलों की संख्या क्या है? ठीक है, किसी फसल चक्र में या फसल चक्र में बोई गई फसलों की संख्या, ऐसे लिख लो, फसल चक्र में बोई गई फसलों की संख्या, और दूसरा क्या है? बटे में क्या लिखते हैं? वर्षों की संख्या। ठीक है, वर्षों की, या फसल चक्र में वर्षों की संख्या, ऐसे भी लिख सकते हो। फसल चक्र में वर्षों की संख्या इंटू 100, ऐसे की ऐसे फॉर्मूला भी पूछा जाता है एग्जाम में, याद कर लेना। फसल चक्र में बोई गई फसलों की संख्या ऊपर आएगी, फसल चक्र में वर्षों की संख्या नीचे आएगी। उसको 100 से अपन क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई या गुणा कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा? फसलों की या फसल चक्र की सघनता निकल कर आ जाएगी। ठीक है, उसको निकालने के लिए कई कैलकुलेशन दी गई हैं। उससे पहले एक और निकालते हैं, ये जिसको बोलते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? क्रॉपिंग इस इंटेंसिटी। उसका भी फॉर्मूला यहाँ पर लिख लो आप। फसल सघनता बोलते हैं जिसको, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। इन दोनों के फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? कुल बोया गया क्षेत्रफल। लिखिए, इसका फॉर्मूला लिखिए, कुल बोया गया क्षेत्रफल बटे में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल
इंटू 100, इससे क्या निकल जाएगी, किसी वर्ष की फसल सघनता या क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकल जाएगी। जैसे भारत की फसल सघनता कितनी है, 138 से 140, और राजस्थान की फसल सघनता 128। ठीक है, कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको दिया था क्या, इसका एक बताऊं मैं, कुल बोया का क्षेत्रफल कितना है अपने पास, 192 है। ठीक है, कितना है अपने पास, 192, और शुद्ध बोया गया कितना है, 142 इंटू, ये लगभग सब 196 के आसपास है। ठीक है, 196 तक है, इंटू 100। अब आप इसको निकालोगे तो लगभग वही आएगी 138 के आसपास। ठीक है, तो इसको तो अपन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि एक, ठीक है, या के दे सकते हैं राजस्थान का कुल बोया गया क्षेत्रफल इतना है, जिसमें शुद्ध रूप से बोया गया क्षेत्रफल इतना है, तो उसकी फसल सघनता या क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होगी, ऐसे भी कैलकुलेशन आ सकती है। फिर इस कैलकुलेशन इसकी कम आती है, इसकी ज़्यादा पूछी जाती है फसल चक्र सघनता की, जिसका मैं आपको एक आध क्वेश्चन करवा के बताता हूँ, फिर कल करेंगे। ठीक है, जैसे लिख लेते हैं अपन नेक्स्ट में क्वेश्चन। ठीक है, किसी फसल चक्र में, ठीक है, क्या निकालना है अपन, फसल चक्र सघनता ज्ञात करने के लिए निम्न या दी गई फसलों की या दिए गए फसल चक्र में इनकी फसल चक्र सघनता क्या होगी। तो फसल चक्र में आपको सिंपल लिख देता हूँ, ये फसल चक्र दे रखा है, इसके लिए कुछ सावधानियाँ या वो ज़रूरी है, उन कौन कौन सी सावधानियाँ अपनाई जाती हैं इसमें फसल चक्र में, वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो, फसल चक्र सघनता ज्ञात करते समय मिश्रित फसलों में से केवल मुख्य फसल को ही ज्ञात किया जाता है, केवल एक फसल को ही काउंट किया जाता है। और फसल चक्र सघनता ज्ञात करते समय इंटरक्रॉपिंग अंतरा शस्य अपनाते हैं, दो या दो से अधिक फसलें अपनाते हैं, तो उसमें भी केवल एक ही फसल को या मुख्य फसल को ही ज्ञात किया जाता है। अगर फसल चक्र में किसी फसल को हरी खाद के रूप में उगाया गया हो तो उस हरी खाद को ज्ञात नहीं किया जाता या काउंट नहीं किया जाता। अगर किसी वर्ष में किसी मौसम में खेत को खाली छोड़ा गया है या फरत छोड़ा गया है तो उसको भी काउंट नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ 3-4 बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है कब, जब हम फसल चक्र सघनता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इन बातों को अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना। ठीक है, जैसे कैलकुलेशन दिया है, अब अपन कैसे निकालेंगे भाई, ये दिया गया फसल चक्र है, इसकी फसल चक्र सघनता निकालिए, तो कैसे निकालेंगे ये याद करते हैं। सबसे पहले अपन करेंगे, फसल दी गई है कितनी है, 1 2 3। अब इसमें अपन क्या करेंगे, वर्षों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे, धान कब लगाई जाती है, खरीफ में। गेहूँ कब लगाया जाता है, रबी में। मूंग को अपन कब, जायद में भी लगा सकते हैं। तो इन तीनों मौसमों को मिलाकर क्या बन जाता है अपना, एक वर्ष बन जाता है। क्या बन जाता है, एक वर्ष। अब अपना फॉर्मूला क्या कहता है भाई, दिए गए फसल चक्र में क्या है, फसलों की संख्या तो कितनी है, 3, वर्ष कितने हैं, 1, क्या हो गया इंटू 100, तो कितना आ गया, इसकी फसल चक्र सघनता 300 आ गया। ठीक है, बाकी सावधानियाँ जो रखनी है वो कल लिखा दूंगा, तो कुछ कैलकुलेशन कल करा के ख़त्म हो जाएगा, और उसकी कुछ क्वेश्चन क्रॉपिंग इंटेंसिटी फसल सघनता के भी लिखा दूंगा। ठीक है, आप बना लेना अपने हिसाब से। आगे नेक्स्ट क्लास